be a system where A be any m cross n matrix and X be any n cross 1 vector and B be any m cross 1 vector. So if you multiply m cross n matrix with any n cross 1 matrix vector, then we will get m cross 1 vector. Then इस सिस्टम के पास हमारे पास, हम सिस्टम को क्या फाइंड करने जा रहे हैं, किसी भी सिस्टम को हम क्या करेंगे, फाइंड क्या करेंगे, उसके की बात करेंगे, ठीक है। तो उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे कि सॉल्यूशन कैसा होगा, क्या नहीं होगा, तो वो हमें चेक करना है। तो इस सिस्टम है, तो सिस्टम के पास दो चीजें होती हैं, एक तो होता है सिस्टम क्या, कंसिस्टेंट, एंड दूसरा क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा कि सिस्टम हैज सॉल्यूशन, सिस्टम हैज सॉल्यूशन। अब वो सॉल्यूशन यूनिक भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, और इसका मतलब होगा सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, सिस्टम के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पर दो केसेस होंगे, या तो यूनिक होगा या फिर मोर देन वन सॉल्यूशन, मोर देन वन सॉल्यूशन, और यहाँ पर क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो सिस्टम को कंसिस्ट कौन है, सिन्हा प्लीज म्यूट करो। कुछ मिया सिन्हा, ठीक है। सो if ax equal to b be a system of equations, so system of equation कैसे होंगे, मान लो कि यहाँ पर a11, मान लो कि एक सिस्टम को कैसे लिखेंगे हम, मान लो कि m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो हमारे पास m क्रॉस n की मैट्रिक्स क्या होगी, a11 a122 a1m, राइट। और ये क्या जाएगी a21 a222 a2 सॉरी n n n 1n a2n and so on am1 am2 to amn. So this is am. Sir, board is not visible. Is it visible to everyone? Yes sir, yes sir, अब दिख रहा है. So maybe it will take some time due to your network. Okay. So if A equal to m cross n matrix and B be any m cross 1 vector, suppose B1 to Bm, then Ax equal to B system जो होगा वो कैसे होगा, ऐसे होगा कि A11 x1 plus A12 x2 plus A1n xn equal to B1, A21 x1 plus A22 x2 plus and so on A2n xn equal to B2 and so on am1 x1 plus am2 x2 plus and so on amn xn equal to b. ये बात समझ में आई क्या, bm होगा या bn होगा, bm होगा, क्या होगा bm, क्योंकि b1 to bm m मैट्रिक्स m वेक्टर है ना, तो ये क्या होगा b1 to bm. ओके, अब हमें क्या करना है, हमें सिस्टम के सॉल्यूशन की बात करनी है। तो सिस्टम के सॉल्यूशन किस प्रकार के होते हैं, हमने दो बताए कि एक सॉल्यूशन तो हमारे पास क्या होता है,
कंसिस्टेंट, और एक दूसरा सॉल्यूशन क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट जब भी सॉल्यूशन की बात होगी तो इसका मतलब उसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे, या तो यूनिक होगा या मोर देन वन सॉल्यूशन होगा, मतलब उसके पास सिस्टम के पास सॉल्यूशन होना चाहिए। इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा जो सिस्टम के पास सॉल्यूशन ही नहीं हो। अब ये कैसे चेक करेंगे, हाउ टू चेक ए सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो ए सिस्टम ए एक्स इक्वल टू बी, सो ए एक्स इक्वल टू बी बोल दिया। ए हमारे पास कोई क्या है, एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। एक्स हमारे पास क्या है, एन क्रॉस वन का वेक्टर है, तो बी क्या हो जाएगा, एम क्रॉस वन का। तो इसको मैं वन दे देता हूं नाम पूरे को। सो वन इज कंसिस्टेंट और वन हैज सॉल्यूशन, ये भी बोल सकते हैं वन हैज सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ दिस बी बिलोंग्स टू इमेज स्पेस ऑफ ए। अब आप मेरे को बताइए इमेज स्पेस क्या होता है। यस, एनीवन, व्हाट इज द इमेज स्पेस? It's a column space. यस, वेरी गुड। कॉलम स्पेस ही हमारे पास क्या होता है, इमेज स्पेस होता है। सो इमेज स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू, अब जो इमेज स्पेस होगा वो स्पैन होता है किससे, कॉलम्स, कॉलम्स ऑफ ए। जो ए के कॉलम होंगे उनसे क्या होगा, इमेज स्पेन स्पैन होता है। ठीक है, तो अगर मान लो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स में हमारे पास कितने कॉलम है, C1 C2 एंड सो ऑन Cn, यानी कि m क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो कितने कॉलम होंगे, ये m वेक्टर होगा, ये भी इधर भी m होगा, ये भी m होगा, तो m क्रॉस n के तो कितने कॉलम होंगे, C1 टू Cn, यानी कि n कॉलम होंगे हमारे पास। टोटल कितने कॉलम होंगे, n कॉलम्स। और अगर ये सारे के सारे li हो गए तब क्या बोलेंगे, if all columns are li, then we say that the image space have n dimension. If all columns are li, तो इमेज स्पेस ए की डायमेंशन क्या हो जाएगी, n। ठीक है, अब दूसरी बात क्या आती है कि अगर कॉलम स्पेस में ए में है तो इसका मतलब वो, इसका मतलब क्या होगा, इट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर बी मेरा, बी बिलोंग कर रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सी आई C1 C2 Cn, इन सी आई के लीनियर कॉम्बिनेशन में है, तो बी इन कॉलम्स के एल आई होगा कि एल डी होगा, तो बी जो होगा वो इन कॉलम्स के एल आई होगा या एल डी होगा, एलडी होगा सर। वेरी गुड। तो बी विल बी इज एल डी विद C1 टू Cn, और अगर बी एल डी हुआ तो हम क्या बोल सकते हैं कि रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए, क्योंकि रैंक ऑफ ए क्या होती है, नंबर ऑफ एल आई कॉलम्स। यस और नो? Yes, sir. नंबर ऑफ एल आई कॉलम्स जो होते हैं वही क्या हमारे पास क्या होते हैं, रैंक देते हैं। तो अगर बी मेरा C1 टू Cn के साथ है, तो इन दोनों की रैंक हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम ही होनी चाहिए। गॉट इट? तो अगर किसी सिस्टम को कंसिस्टेंट देखना है तो रैंक ए ऑगमेंटेड बी एंड रैंक ऑफ ए देख लो, वो दोनों सेम होंगी, तो हम क्या बोल देंगे कि ये सिस्टम क्या है, हमारे पास कंसिस्टेंट है। बात समझ में आ गई? तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अब ये सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है कि नहीं है। और अगर तो इसमें क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट, इफ नॉट देन इनकंसिस्टेंट। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या बोल देंगे, इनकंसिस्टेंट। ओके, तो आप बताओ कि रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी एंड रैंक ऑफ ए इक्वल है क्या नहीं है।
रैंक निकालना आपको आता है तो फटाफट बताइए रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी एंड रैंक ऑफ ए इक्वल है क्या? इक्वल है सर। इक्वल आ रही है? हाँ जी अर्चना आप बताइए इक्वल है कि नहीं है? सर मेरा इक्वल नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? इनकम से इक्वल नहीं हो रहा इक्वल नहीं हो रहा। रैंक ऑफ अब ए बी सर इक्वल नहीं आ रहा। रैंक ऑफ ए बी क्या आ रहा है? रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी क्या है? विच इज 1 2 2 4 एंड 0 1, राइट? ठीक है। अब Yes. ए की रैंक क्या हो जाएगी? इसकी रैंक देखो, इसकी रैंक इसमें ये क्या है, अगर जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 2 0 सेकंड रो को, तो इसको 0 0 कर दूंगा और ये क्या हो जाएगा 1, 1. तो इसका मतलब इसकी रैंक कितनी आ गई? सॉरी 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 सॉरी, सर इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। actually the tablet is switch off, so it will take 5 minutes to charge, so हाँ, तो पहले पहले बताते ना सर, टैब टैब का चार्ज 1% था, पहले बताना चाहिए था, मैं चार्ज लगा लेता, ध्यान ही नहीं गया मेरा। अंबुज तिवारी बाय बाय सर, कहाँ जा रहे हो अंबुज? अंबुज कहीं जा रहे हो क्या अंबुज? अंबुज प्लीज टर्न ऑन योर माइक। अंबुज व्हाट हैपन? You are writing messages but you are not saying something. नहीं तो बाय 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 क्यों बोल रहे हो? बाय बाय मतलब क्या है? कुछ भी बोलोगे क्या? हाँ, माइक ऑन करो अपना। क्या नाम है तुम्हारा? क्या रोल नंबर क्या है तुम्हारा, एक बार बताना। चैट बॉक्स में अपना रोल नंबर लिखो। सॉरी सर, अब सॉरी क्यों बोल रहे हो? ये सब चीजें ना बच्चों की हरकतें छोड़ दो, ठीक है? किसका माइक ऑन अभी? कीर्ति, कीर्ति सैनी, कीर्ति सैनी व्हाट हैपन? दोबारा अगर ऐसे हरकती अंबुज, ये दिस इज द लास्ट वार्निंग टू एवरीवन, अगर किसी ने दोबारा हरकत की, हम आपके लिए बेस्ट कर रहे हैं, ठीक है?
और आप ये सब जो मैसेज करते हो ना, अगर जिस दिन स्क्रीनशॉट ले लिया और अगर डीन को शिकायत कर दी, तो आपको यहाँ से जाओगे और आपको कहीं एडमिशन भी नहीं मिलेगा। अगर किसी ने कोई भी चैट बॉक्स में अगर किसी ने भी किसी प्रकार का गलत मैसेज कराया, बिना फालतू का मैसेज किया, तो यू कैन रिपोर्ट मी। आईआईटी में पढ़ रहे हो, कहीं बाहर नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है? जो कुछ भी मैसेज लिख दोगे। समझ में आई बात? अंबुज, अगर आगे से कभी भी ऐसा मैसेज दिख लिया, तुम क्लास में तो कुछ बोलते नहीं हो, सवाल के जवाब पूछते हैं तो और वैसे तुम्हें मिस्टेक निकालनी है ना। क्लास में एक बच्चा रेस्पॉन्स नहीं करता है, कुछ एक होते को छोड़ के, बाकी तुम लोग बोल रहे हो ये करो ये करो। अगर मैंने किसी का मैसेज देखे, मैं सिंपली बोलता हूं सीधा, ना कहीं एडमिशन होगा, ना कहीं रहने लायक रहोगे, अगर दोबारा ऐसी हरकतें की तो। पढ़ने आए हो पढ़ो, जहां डाउट है पूछो, बट ये सब नहीं चलेगा। जहां नहीं समझ में आया वो पूछो, बार बार पूछो, ये तुम्हें बार बार कह रहा हूं। आपका एडमिशन आईआईटी में हो रहा है, आप आईआईटीएन हो, कम से कम थोड़ी हरकतें तो सीखो। So what is the consistent system? That rank of A augmented B is equal to rank of A. Then we say that it is consistent system. सर उसमें रैंक 1 आ रहा है। रैंक ऑफ ए का क्या आया था? 1 और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी? 1 रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी नहीं आया होगा 1। प्लीज चेक अगेन। 2 है। हाँ उसका आ रही है 1 2 आया 0 0 0 1। यस, सो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी कितना हो गया? सर लेकिन लास्ट में पाइवट कैसे होगा यहाँ पे? अरे एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स में पाइवट कैसे देखते हैं? द फर्स्ट एंट्री शुड बी नॉन जीरो, तो फर्स्ट एंट्री लास्ट की क्या है? 1 ही तो है। ओके सर 2 होगा रैंक। अब वो ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने की बन गई? 2 क्रॉस 3 की बन गई ना। अब 2 क्रॉस 3 की रैंक चेक करनी है, ना कि 2 क्रॉस 2 की, पूरी की चेक करनी है। तो यस सर। उसकी रैंक कितनी होगी? 2 और उसकी 1। तो इस दिस इज नॉट इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब एक एग्जांपल लिखना, ठीक है? मैं बोल रहा हूं ए इक्वल टू 1 1 1, रो वाइज बोल रहा हूं। फर्स्ट रो है 1 1 1, सेकंड रो है 1 2 3, एंड थर्ड रो है 2 3 4। ओके, फर्स्ट रो इज 1 1 1, सेकंड रो 1 2 3, और थर्ड रो है 2 3 4। और अब कॉलम वेक्टर लिखो, सॉरी बी वेक्टर लिखो। बी वेक्टर इज है आपके पास 1 1 0। ओके, बी वेक्टर क्या है? 1 1 0। अब बताइए रैंक ऑफ सिस्टम कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है?
सर रैंक 2 और 3 आ रहा है। रैंक क्या आया? 2 और 3। दोबारा देखो, दोबारा चेक करो। एनीवन एल्स? Yes, sir. Rank of A is equal to 2. एक मिनट। 2 और 3 है बस। सो ए की रैंक 2 आई कि नहीं आई सबकी? सर Yes, एक sir. रैंक 2 आएगा। हाँ, यस सर। ए की रैंक 2। अब ए ऑगमेंटेड बी की रैंक निकालो, तो क्या हो जाएगा? 1 Sir, 1 3 है. 1 1। नहीं आ हाँ, रही है सर। 3। 3 आ रही है। Yes, sir. 3. Yes, sir. देखते हैं 3 कैसे आ रही है। जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अपने पास? जब मैं 1 और 2 का ऐड करके, ओके 3 आ जाएगी। सो 1 1 1, इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करो पहले। 0 1 2 1 माइनस 1 0। तो ये क्या हो जाएगा? 0 3 माइनस 2 1 4 माइनस 2 2। और ये क्या हो जाएगा? 0 माइनस 2, दिस इज माइनस 2। ठीक है, फिर से ये तो 0 हो जाएगा और ये 0 नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब इसकी रैंक कितनी आएगी? 3 हो जाएगी। तो सिस्टम कंसिस्टेंट हुआ कि इनकंसिस्टेंट? Sir, inconsistent. दिस सिस्टम इज Inconsistent. ठीक है, चलो अब आगे एक दो और एग्जांपल देखते हैं, फिर बताना। ये बताओ, so now find rank of A and rank of A augmented B.
सर दोनों का रैंक 1 आ रहा है। दोनों का रैंक 1 आ रहा है। यस सर। हु इज दिस? क्या नाम है आपका? अमन कुमार सर। अमन को वेरी गुड। दोबारा देख लो यार एक बार क्या आ रहा है, अच्छे से चेक करो अच्छे से। सर ए का रैंक 2 है। ए का रैंक 2 है और ए ऑगमेंटेड बी का सर वो भी 2 होगा। वो भी 2 ही होगा। सबका समझ में आ गया? रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी सबका 2-2 आया है कि नहीं आया? यस सर, रैंक ऑफ ए भी 2 है और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी भी 2। वेरी सो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब रैंक निकालना फाइंड करना नहीं आ रहा तो फिर क्या बताओ क्या करोगे आप? ध्यान से करो, ध्यान से अमन, ध्यान से, है ना। अभी तक हमने ये देखा कि चलो ठीक है कि हमारे पास रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी आया, तो हमने देखा कि सिस्टम कंसिस्टेंट तो हो गया, और जब नॉट इक्वल टू होता है तो इनकंसिस्टेंट होता है। लेकिन चलो अगर इफ सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट विच इंप्लाइज रैंक ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए होता है। ये बात समझ में आई? यस तो सर। दिस इंप्लाइज सिस्टम हैज कितने सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन। सिस्टम हैज नो solution and number of solution of a system ax equal to b equal to 0। सिस्टम यहाँ पर ax equal to b लिख देता हूँ यहाँ पर कि ax equal to b हमारे पास कोई सिस्टम है जिसको मैंने 1 दे दिया नाम, सिस्टम 1 r इज 0। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? 0। हम काउंट कर पा रहे हैं कि एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, जैसे कि इस एग्जांपल में देखना आप कि मान लो ये वाला एग्जांपल लेता हूं 1 2 2 4 और बी लेता हूं 0 1। देखना a इक्वल टू 1 2 2 4 एंड b इक्वल टू 0 1। अब इस एग्जांपल में रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी निकाला था, वो कितना आया था? 2। और रैंक ऑफ ए निकाला था वो हमारे पास कितना आया था? 1। तो यानी कि सिस्टम इज, दिस इंप्लाइज सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। अब ये तो पता चल गया, लेकिन सर बताइए, हमें तो ऐसा तो दिख नहीं रहा रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए कॉम बी और रैंक ऑफ ए निकाल लिया, लेकिन ऐसे एक बार दिखा तो दीजिए कैसे सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। तो एक काम करो 1 2 इसको सिस्टम की फॉर्म में लिख लो 1 2 x1 x2 इक्वल टू 0 1। ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम क्या था? ए एक्स इक्वल टू बी, यहाँ पर कैसे हो गया होगा? x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 0 और 2x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 1, ऐसे सिस्टम रहा होगा। तो मैंने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ए मैट्रिक्स क्या होगी? 1 2 2 4। जो इसके कोफिशिएंट है उनको हम रो वाइज रख लेंगे। अब उसके बाद हमने क्या किया? तब इसको खोला हमने कि x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 0 और 2x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 1। राइट? या इसको खोलने से पहले इसको क्या करो? रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लो। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जैसे कन्वर्ट करोगे x1 x2 की वैल्यू आ जाएगी। तो अपर ट्रायंगुलर में मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगाया? R2 में R2 माइनस 2R1। सो वी विल गेट 1 2 2R1 किया तो हमारे पास क्या है? 0 0 विच इज x1 x2। यहाँ पर R2 माइनस 2R1 करेंगे तो 0 1 1 में से 2 इंटू 0 यानी कि 0 हो जाएगा। 1 माइनस 0 इज 1। तो यहाँ से क्या आया? पहली कंडीशन क्या है? x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 0
और दूसरी कंडीशन क्या है, 0.x1 प्लस 0.x2 इक्वल टू 1। अब दूसरी कंडीशन से हमें क्या इंप्लाई हो रहा है कि 0 इक्वल टू 1। ऐसी जो कंडीशन आ जाए उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं एब्सर्ड कंडीशन, एब्सर्ड कंडीशन। और जब भी एब्सर्ड कंडीशन आए तो हम बोलेंगे कितना, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर आपको मान लो रैंक वाला मेथड नहीं पता, आपको डायरेक्ट सोल्व करना, मान लो कोई 2x2 का सिस्टम दे दिया गया, तो आपको डायरेक्ट सोल्व करके बता सकते हो कि उसकी कंडीशन 0 इक्वल टू 1 आ जाए तो इसका मतलब एब्सर्ड कंडीशन है। 0 0 इक्वल होता है क्या 1 के कभी, 0 कभी इक्वल 1, 0 कभी इक्वल होता है 1 के, नो सर। नो। तो इस तरह की कंडीशन है, या ऐसे कोई कंडीशन आ जाए 1 इक्वल टू 2 आ जाए तो भी हमारे पास नो सॉल्यूशन ही होगा। ऐसे 2 इक्वल टू 3 आ जाए तो ये सारी कंडीशन, मतलब जो क्वांटिटी एक दूसरे के इक्वल ही ना हो ऐसी कंडीशन है तो इनको क्या बोलते हैं, एब्सर्ड कंडीशन। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब जैसे ये हो गया नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये तो किसकी बात होगी, इनकंसिस्टेंट सिस्टम की बात होगी। अब बात करते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम की, कि सिस्टम अगर कंसिस्टेंट हुआ तो हमारे पास दो कंडीशन होती है, या तो सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा या इनफाइनाइट होगा। तो ये कैसे पता करेंगे कि यूनिक है कि इनफाइनाइट है, तो इसके लिए ये चेक करना जरूरी है कि अगर सिस्टम कंसिस्टेंट की कंडीशन क्या थी, जल्दी बोला, रैंक कंडीशन क्या थी, रैंक इक्वल होना चाहिए सर, रैंक ऑफ ए ए और ए इक्वल टू आगे। रैंक ऑफ ए ऑगमेंट बी। तो यानी कि ये कंडीशन तो दोनों में सेम रहेगी, ये कंडीशन तो दोनों में ही क्या रहेगी, सेम रहेगी। कंसिस्टेंट के लिए ये कंडीशन दोनों में क्या रहेगी, सेम। लेकिन अगर ये इक्वल टू एन हो जाए, ये इक्वल टू ये लेस देन एन हो जाए, ये एन क्या है, एन है नंबर ऑफ अननोन्स, ये एन क्या है, नंबर ऑफ अननोन्स। अब ये पूछोगे नंबर ऑफ अननोन्स क्या होते हैं, जो एक्स के अंदर वेक्टर है, ए एक्स इक्वल टू बी सिस्टम है ना, एक्स के अंदर कितने वेक्टर होंगे, कॉलम्स, या कॉलम्स ऑफ ए, एक के जो कॉलम होंगे, अगर मान लो एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है तो उसका एन कॉलम क्या होता है, एन। अगर मान लो ये एन क्रॉस एम की होती तो एम कॉलम होता, फिर यहां पर एम आ जाता। ठीक है, अगर एन क्रॉस एम की मैट्रिक्स है तो एम क्रॉस एन के तो नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स की याद रखो बस, कॉलम्स जो हो गए कॉलम्स ऑफ ए। ठीक है, इसमें भी क्या रखोगे, कॉलम्स ऑफ ए। अगर मान लो एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है तो कितने कॉलम, एन कॉलम। 2x4 की मैट्रिक्स है तो कितने कॉलम, इफ 2x4 की मैट्रिक्स है तो कितने कॉलम होंगे, 4 4 कॉलम। तो वहां पर फोर। कंडीशन क्या आ जाएगी, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इक्वल टू 4, देन वी विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। और रैंक ऑफ ए इक्वल टू बी लेस देन एन, देन वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, देन उसके बाद हम अगर ये लेस देन एन हो जाए तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखते हैं, तो एक बात बताइए, यहाँ पर जो ये पिछला वाला एग्जांपल किया था, ये वाला, इसमें तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी, ए बी एंड रैंक ऑफ ए इक्वल ही नहीं आई थी, तो इसलिए हम क्या बोल दिए थे, नो सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन इस वाले एग्जांपल में रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, इस वाले एग्जांपल में रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी क्या है, इक्वल है कि नहीं है? यस सर। तो इसके और ये रैंक ऑफ, यहाँ पर रैंक ऑफ ए इक्वल है, और एन क्या है यहाँ पर, 4 सर। 4, तो दिस इज लेस देन 4, तो इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे, infinite number of Infinite. solutions. फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. Got it my point? अब आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, आप उनको ट्राई कीजिए फटाफट। फर्स्ट एग्जांपल, ए इक्वल टू, बताना है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, या नो सॉल्यूशन होगा। टास्क क्या है आपका, टास्क इज फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ए एक्स इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू 3, 7, 10।
दूसरा है a इक्वल टू 1 1 -1 2 3 -1 3 5 -2 एट b इक्वल टू 2 5 8। तीसरा है a इक्वल टू 1 2 3 2 4 6 3 6 9 b इक्वल टू 6 12 18। जल्दी से 3 एग्जाम्पल करके दिखाइए। सर फर्स्ट वाले सेकंड वाले में 8 है क्या? 258 है। 258, यस 258, और ये है 3 7 10। हो गया सबका? सर फर्स्ट है द यूनिक सॉल्यूशन। हाँ, फर्स्ट के पास कैसे सॉल्यूशन आएगा? सर यूनिक। फर्स्ट है यूनिक सॉल्यूशन, दैट मींस रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए आएगा, विच इज इक्वल टू n। नंबर ऑफ n कितने हैं? 3। अगर सबकी 3 आ गई है तो ये यूनिक होगा। और आर एग्री ऑन इट? सेकंड में क्या आया? सेकंड में वन सॉल्यूशन सर, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड में भी यूनिक सॉल्यूशन आएगा। थर्ड में क्या आएगा बताओ? मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि इसमें क्या आएगा? रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए तो होगा ही होगा, बट इट इज लेस देन 3 है। ये 2 आएगी शायद, ये 2 आएगी 1 आएगी? 1 है सर। 1 आएगी, हाँ 1 आएगी। ये रैंक क्या आएगी? 1 आएगी, तो इसके लिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। तो ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस सर। यस और नो? यस सर। यस सर, यस सर। अब एक चीज आप नोटिस करना, कभी भी एक चीज आप देखना, नोटिस करना कि अगर आपको कभी भी ये चेक करना हो कि यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, एक बहुत ही अच्छी चीज है यूनिक सॉल्यूशन। मैं ये पूछ रहा हूं
इफ ax इक्वल टू बी हमारे पास एक सिस्टम है, वन ले लिया, ए हमारे पास है m क्रॉस n की मैट्रिक्स, बी हमारे पास है x हमारे पास है n क्रॉस 1 का वेक्टर और b हमारे पास है m क्रॉस 1 का वेक्टर। ऐसा हो, अगर मैं आपको बोल दूं इफ a इज नॉन सिंगुलर, तो इसका मतलब क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, राइट? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो। तो अगर जब ए इज नॉन सिंगुलर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो है, तो हम इसका इनवर्स डिफाइन, तो हमारे पास क्या होगा? इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। दिस इंप्लाइज सिस्टम वन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो वन के पास यूनिक सॉल्यूशन हो। तो मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं कि अगर ए नॉन सिंगुलर है तो क्या हमेशा यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है? ये बता सकते हो आप? क्या ये बात ट्रू है क्या? यस सर। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात पे कि अगर ए नॉन सिंगुलर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है, तो वन हैज यूनिक सॉल्यूशन? प्लीज रेज योर हैंड अगर आप एग्री कर रहे हो तो। रेज योर हैंड। सर ये बात जानते तो इसका रीजन नहीं पता है। नहीं, आपको लग रहा है, ये बताओ कि मेरे को लग रहा है कि हाँ यूनिक सॉल्यूशन होगा, डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है। कि मेरे को ये लग रहा है कि डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। बस ये सिर्फ यस और नो बोलना है और कुछ नहीं। ठीक है, अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सिंपल सी, अगर कोई नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट डिफाइन होता है क्या? इफ ए इज नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट डिफाइन होता है क्या? नहीं। तो फिर कैसे बोल दिया? सो पहले आपको क्या करना है? थिंक करना है, सोचना है कि क्वेश्चन क्या है। तो आपको ये बोलना चाहिए सर आपने ए स्क्वायर बोला है क्या? ये तो स्क्वायर दिया ही नहीं है, तो डिटरमिनेंट कैसे डिफाइन होगा? तो दिस क्वेश्चन ही रॉन्ग है। तो पहले क्या करना पड़ेगा? यहां पर लगाना पड़ेगा हमारे पास इफ m इक्वल टू n कोमा इफ a इज नॉन सिंगुलर दिस इंप्लाई डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉन जीरो। अगर m n क्रॉस n की है, अगर a स्क्वायर होगा तभी डिटरमिनेंट डिफाइन होगा। तो यहां पर क्या लिखना चाहिए? a मस्ट बी स्क्वायर, a मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। बात समझ में आई? ये स्टार पॉइंट बना के लिख लिया इधर। तो अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए नॉन सिंगुलर है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, दिस इंप्लाइज वन हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि उसके पास इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जब ए एक्स इक्वल टू बी है, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मैं दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स ए क्या हो जाएगा? ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इधर एक्स हो गया, इधर हो गया ए इनवर्स बी। तो हम एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो आपको क्या करना है? अगर हमारे पास कोई 2x2 या 3x3 की मैट्रिक्स आ जाए और आपसे पूछ ले कि हाँ कि कितना सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, कि अब कौन सा सॉल्यूशन होगा? अगर ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी ऐसे निकाल दो। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, जैसे ले लो 1 2 0 1, ये ले लिया ए, एक्स हमने ले लिया x1 x2 और बी हमने ले लिया क्या? 1 1। अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी और रैंक ऑफ ए का चेक करना भी जरूरी नहीं है। मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि ए का डिटरमिनेंट क्या है हमारे पास? नॉन जीरो है। यस और नो? ए का डिटरमिनेंट कितना है? नॉन जीरो। कितना? -1। -1। वेरी गुड। -1 कहां से दिख रहा है ये? सर 1। -1 तुरंत बोल दिया बिना सोचे समझे। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 है, तो ए क्या हमारे पास? नॉन सिंगुलर है। ए इज नॉन सिंगुलर, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा?
ये हमेशा रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी और रैंक ऑफ ए बी हमेशा इक्वली आएंगी, चाहे आप चेक करके देख लेना, आप चेक करके देख लो। अच्छा ये बताओ, डिटरमिनेंट निकालना आसान है कि रैंक निकालना आसान है? चलो ये बता दो, देखो कौन बता सकता है। डिटरमिनेंट निकालना आसान है कि रैंक निकालना आसान है? अर्चना, यस सर। विच वन इज इजी, डिटरमिनेंट और रैंक? डिटर्मिनेंट मेरे लिए। डिटरमिनेंट आपके लिए, तो एक लो। नहीं सर, अगर ज्यादा मतलब उतना बड़ा रैंक निकालना वैसे आसान है रैंक सर। निकालने से इजी होगा, लेकिन 2x2 हाँ वही, यही तो बात है, इसका डिटरमिनेंट निकालना। नो सर, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो बहुत डिटरमिनेंट, डिफिकल्ट। जो डिटरमिनेंट वाली जो चीज है वो कब एग्री करेंगे? जब हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट क्या हो जाता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एंट्रीज। तो अगर हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, देन वी विल फाइंड द डिटरमिनेंट एंड देन वी से अबाउट द यूनिक सॉल्यूशन एंड सम एल्स। और इसके लिए केवल हम यूनिक सॉल्यूशन की गारंटी दे रहे हैं। डिटरमिनेंट केवल किसकी गारंटी दे रहा है? ओनली ऑन यूनिक सॉल्यूशन की। अभी इनफाइनाइट नो सॉल्यूशन की गारंटी नहीं दे रहा। डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन, डिटरमिनेंट जीरो हुआ तो मे बी यूनिक भी हो सकता है, मे बी इनफाइनाइट भी हो सकता है, राइट? तो हमें फिर वो पहले वाला मेथड चेक करना पड़ेगा, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इक्वल टू एन है कि नहीं। अगर एन हुआ तो यूनिक, लेस देन एन हुआ तो इनफाइनाइट, और नॉट इक्वल टू हुआ तो हमारे पास नो सॉल्यूशन। ये तब करना है जब आपको पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, आपको ये भी तरीका आना चाहिए, ठीक है? सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, हैंस। और डिटरमिनेंट निकालना आसान काम नहीं है, रैंक निकालना फिर भी ठीक है, डिटरमिनेंट निकालना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अपर ट्रायंगुलर वगैरह मैट्रिक्स हो तो ये आप, अब आपको क्या करना चाहिए, आपको ये सब बातें नोट कर लेनी चाहिए। अब मैं आपको ये लिखवाऊंगा नहीं कि डिटरमिनेंट निकालना आसान नहीं है, ये आपको यो नोट कर लेनी चाहिए कि इफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज गिवन, देन वी विल टॉक अबाउट, देन वी विल गो फॉर द डिटरमिनेंट मेथड, and then if determinant is non-zero, then unique solution. Otherwise we will go for the original method, rank of a augmented b equal to rank of a, and अगर इक्वल टू है तो कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट के बाद भी यूनिक कब होगा? जब इक्वल टू एन हो जाए, और लेस देन एन हो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और दोनों इक्वल नहीं हो तो हमारे पास क्या होगा? नो सॉल्यूशन। गॉट इन माय पॉइंट? तो यहाँ पर हम इसका जो सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? ए एक्स, जो ए है हमारे पास, तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स निकाल दो, आपको ए इनवर्स 2 का कैसे निकालेंगे? ये तो आपस में रिप्लेस हो जाएंगी, या -2 जीरो और अपॉन में डिटरमिनेंट यानी कि 1 है, इनटू बी। बी क्या है हमारे पास? 1 × 1, तो 1 अपॉन में 1, ये दिस। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, मल्टीप्लाई करके तो 1 - 2 -1 0 1 1, तो यानी कि x1 x2 जो हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा? x1 तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -1, और x2 आ जाएगा हमारे पास 1। ये सॉल्यूशन भी हो गया, यूनिक सॉल्यूशन। आ गई बात समझ में? यस सर। अब एक बार ये केस देखो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? अब देखो यहाँ पर अगर मान लो मैं ये देता 1 2 2 4 और b इक्वल टू दे देता मैं आपको क्या? 1 2, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो गया? डिटरमिनेंट पहले फाइंड करके देख लो फटाफट। 4 - 4, ये तो 2 × 2 का है, तो ये 0 हो गया। इसका मतलब अब हमारे पास यहाँ पर वी कांट से एनीथिंग, वी कांट से एनीथिंग। वाई? क्योंकि डिटरमिनेंट 0 है। डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता तो हम बोल देते कि यूनिक सॉल्यूशन है, लेकिन डिटरमिनेंट 0 हो गया तो हम ये अब कुछ नहीं बोल सकते, मे बी इनफाइनाइट। लेकिन हाँ, डिटरमिनेंट 0 हो गया तो क्या बोल सकते हैं? यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होगा। क्यों? कि अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, दैट इंप्लाइज यूनिक सॉल्यूशन। अब इसका कन्वर्स पार्ट क्या होता है? कन्वर्स क्या होगा? कि अगर नॉट यूनिक सॉल्यूशन, कि अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, इंप्लाई करेगा डिटरमिनेंट तो 0 होगा ही होगा। यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा तो इसका मतलब डिटरमिनेंट तो हमेशा क्या होगा? 0 ही होगा। ठीक है?
अब उसके बाद बात करते हैं कि अब यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो यहाँ पर डिटरमिनेंट अगर जीरो, इफ डिटरमिनेंट इज जीरो, दिस इंप्लाइज मे बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन और मे बी नो सॉल्यूशन। तो मे बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है और नो सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। अब जैसे ये वाला एग्जांपल था हमने a इक्वल टू 1 2 2 4, इसको चेक करके देखते हैं। b इक्वल टू हमारे पास क्या है 1 2। तो जब मैंने इसको किया तो यहाँ पर डिटरमिनेंट जीरो आया था, तो यहाँ पर कुछ भी सॉल्यूशन हो 1 2 x1 x2। अब आप रैंक मेथड निकाल के देख लो कितने सॉल्यूशन होंगे। रैंक ऑफ a b इक्वल टू रैंक ऑफ a आ रहा है कि नहीं आ रहा, और ये लेस देन n आ रहा है या कि ग्रेटर देन, पहले बताओ जल्दी इससे कितना आ रहा है। a ऑगमेंटेड b और रैंक ऑफ a क्या आ रहा है? 1 आ रहा है सर। दिस इज इक्वल टू 1 विच इज लेस देन 2। इसका मतलब इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट। अब वो सॉल्यूशन किस टाइप के होंगे वो इस तरह से देखते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म लगाई, तो यहाँ पर क्या, इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो 1 2 0 0 r2 माइनस r1 करेंगे तो r2 माइनस 2r1 x1 x2 इक्वल टू 1 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 1 एंड 0 डॉट x1 प्लस 0 डॉट x2 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। हमने नो सॉल्यूशन में पढ़ा था कि अगर 0 इक्वल टू 1 1 इक्वल टू 2 ऐसी कंडीशन आ जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं एब्सर्ड कंडीशन। बट जब 0 इक्वल टू 0 या 1 इक्वल टू 1 जो सेम आ जाए, 2 इक्वल टू 2 3 इक्वल टू 3 ऐसे सब सेम आ जाए, तो इस कंडीशन को बोलते हैं ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और वो किस टाइप के होंगे कि अब यहां पर मैंने क्या किया, किसी भी x2 को या x2 या x1 किसी को भी अल्फा मान लो, मान लिया मैंने x2 को क्या मान लिया अल्फा, और अल्फा कहां से आ रहा है रियल नंबर। तो x1 क्या बन जाएगा, x1 इक्वल टू 1 माइनस 2x2 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2 ऑफ अल्फा। तो जो मेरा x होगा, x इक्वल टू क्या है मेरा x1 x2 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अल्फा एंड अल्फा विच इज इक्वल टू, इसको कह सकते हैं 1 0 प्लस अल्फा माइनस 2 1। तो ये हमारे पास इस टाइप के हमारे पास सॉल्यूशन आएंगे। अब अल्फा कोई भी रियल नंबर लेते रहो आप, अल्फा बिलोंग्स टू आर, तो अल्फा रियल नंबर है तो रियल कितना फील्ड होता है, अनकाउंटेबल, बहुत सारे एलिमेंट कुछ भी लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखेगा और इस टाइप के सॉल्यूशन होंगे। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे और किस टाइप के सॉल्यूशन होंगे, इस टाइप के सॉल्यूशन। अब एक क्वेश्चन आप मेरे को करके दिखाओ और टाइप भी बताना है। पहले तो क्या करना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं और टाइप बताना है। टाइप मतलब जो भी हमने निकाला, ठीक है। तो मैं एग्जांपल देता हूं, वही 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5, और बी क्या था हमारा 5 10 15 20। इसमें बताना है आपको कितने सॉल्यूशन है और किस टाइप के होंगे।
तो इसमें कैसे करेंगे? 1 1 1 1 किसी का हुआ ये? सर इसमें नो सॉल्यूशन आ रहा। वो सॉल्यूशन कैसे आ जाएगा? रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मिनी क्या है? सॉल्यूशन आ रहा है सर, हाँ मिनी सॉल्यूशन। हाँ, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी क्या है? इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ 2 2 आ रहा है सर। 2 2 है। 2 2 आ जाएगा। यस सर, मेरा यहाँ पे गलत हो गया। ए 1 ऑगमेंटेड बी। 0 0 1 1 ध्यान से देखो, 0 0 1 1 0 जब मैं इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, देखो x1 x2 x3 x4, ये क्या हो जाएगा? 5 × 5 0 0 0। तो अब जब इसको और थोड़ा कन्वर्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0। यहाँ पर ऑपरेशन लगा रहे हैं। R2 पे क्या लगाया? R2 - 2R1। R3 पे क्या लगाया? R3 - 3R1। R4 क्या लगाया? R4 - 4R1। उसके बाद यहाँ पर क्या लगाया? R2 - R1 ना। यहाँ पर क्या लगाया? R3 पे R3 - R2, R4 पे R4 - R2। तो जब ये लगाओगे तो x1 x2 x3 x4 विच इज इक्वल टू 5 0 0 0 0। अब यहाँ से कितनी इक्वेशन आएंगी? एक इक्वेशन तो आएगी x1 + x2 + x3 + x4 विच इज इक्वल टू 5। दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी? x3 + x4 विच इज इक्वल टू 0। और तीसरी भी 0 = 0 और चौथी भी 0 = 0। तो यहाँ से भी लग रहा है कि कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब कौन से होंगे? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 अननोन है, 2 इक्वेशन है। अगर 3 अननोन होते और 2 इक्वेशन होती तो हम किसी एक को क्या मान लेते? अल्फा मान लेते। अब यहाँ पर 4 अननोन है, 4 अननोन्स एंड 2 इक्वेशंस। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 को क्या मानना पड़ेगा? अल्फा। 2 वी हैव टू चूज आर्बिट्रेरी। तो ये आर्बिट्रेरी चूज करना पड़ेगा। सो सपोज x3 को मान लिया मैंने अल्फा और x4 को मान लिया बीटा। नहीं, x3 और x4 तो डिपेंड कर रहे हैं। तो x3 को मैंने क्या मान लिया? अल्फा, और एक और को मानना पड़ेगा। आप मान लो x2 को मान लो बीटा। तो नीचे जो एक तो फर्स्ट दे दो इसको। सेकंड वाली इक्वेशन से क्या होगा? सेकंड वाली इक्वेशन से फ्रॉम 2 अल्फा + x4 = 0, दिस इंप्लाइज x4 क्या हो जाएगा? माइनस का अल्फा। माइनस। और फर्स्ट वाली इक्वेशन से फ्रॉम 1 x1 + x2 क्या है? बीटा प्लस x3 + x4 क्या है? x3 + x4 तो 0 भी है, तो विच इज इक्वल टू 5। तो x1 क्या आ जाएगा? 5 - बीटा। और जब हम वेक्टर लिखेंगे x = x1 x2 x3 x4, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? x1 क्या है? 5 - बीटा। x2 क्या है? x2 को मैंने क्या माना था? बीटा। x3 को क्या माना था? अल्फा। और x4 को क्या माना था? x4 तो क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा हो गया था। तो यहां से क्या आ गया? अब एक तो बीटा का कोएफिशिएंट निकाल लो, एक अल्फा का। तो अब यहां से हम क्या लिखेंगे कि पहले तो ये तो लिख दो 5 0 0 0 प्लस यहां से क्या होगा? बीटा अल्फा माइनस अल्फा। तो विच इज इक्वल टू 5 0 0 0 प्लस। अब बीटा जब अगर कॉमन लूंगा तो यहां पर क्या आएगा? -1 1। अब ये तो अल्फा है ना, ये तो बीटा का कॉम्बिनेशन में नहीं है ना, तो इसको तो क्या ले लेंगे? 0 0। इसी प्रकार जब अल्फा का कॉम्बिनेशन लूंगा तो हमारे पास क्या आएगा? 0 0 1 -1। तो हमारे पास वेयर अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इस तरह से हमारे पास क्या आएंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएंगे। इस तरह से हमारे पास क्या आएंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ये बात समझ में आएगी नहीं है सबको? यस सर।
तो इस तरह से आपको चेक करना है किसी मैट्रिक्स के पास या किसी सिस्टम ऑफ द इक्वेशन के पास कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट होगा, यूनिक होगा, क्या होगा। और इनके पास फिर आगे आगे हमारे पास जो मेथड्स आते हैं, गोस जॉर्डन मेथड, गोस जैकोबी मेथड और एलयू डिकम्पोजिशन, पीएलयू डिकम्पोजिशन, ये जितने भी सारे मेथड्स हैं इनसे हम क्या निकालते हैं, सॉल्यूशंस निकालते हैं। और सॉल्यूशन निकालने के बाद हम ये बोलते हैं, इनमें भी हमारे पास सॉल्यूशन जब आते हैं तो हम ये देखते हैं, क्योंकि अब जैसे मान लो 3x3 की मैट्रिक्स है, अब 3x3 की कोई बेकार सी मैट्रिक्स है लाइक 15, 11, 13, तो हम डायरेक्टली डिटर्मिनेंट या रैंक निकालने में थोड़ी मुश्किल होगी, इसलिए हम गोस जॉर्डन, गोस एलिमिनेशन ये मेथड यूज करते हैं। और इनसे हम क्या निकालते हैं, और बड़ी n क्रॉस n की मैट्रिक्स आ जाए, कोई बड़ा n क्रॉस n की सिस्टम आ जाए, तो हम उनको भी किससे, गोस जॉर्डन, गोस एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं, या एलयू डिकम्पोजिशन लगा दो। ठीक है, तो आगे ऐसे ही सिस्टम ऑफ प्रिपरेशन के हम इन द नेक्स्ट क्लास हम कोड भी देखेंगे और इनके सॉल्यूशंस की बात भी करेंगे। ठीक है, इट इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. यस अभी सर। आपकी नेक्स्ट क्लास कब है? यस सर, 12 बजे। 12 बजे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. सर नेक्स्ट वाला क्लास सेम टाइम पे होगा ना? नेक्स्ट वाला क्लास तो वही होगा जो पहले का टाइम था, 9:30 बजे। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्लास सेम टाइम पे होगा, जो पहले का जो टाइम था 9:30। लेट मी, ठीक है, तो सबको समझ में आया? यस Yes, सर। ओके, थैंक यू।